आफाक अहमद की वीडियो पंजाब भेजी गई है। किस काम के लिए? आज का तहलका अंगेज इंकशाफ। क्या जज ने हुक्म सादिर कर दिया? आफाक अहमद रिहा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी का एक ऐसा इंटरव्यू जो कि 48-47 मिनट का इंटरव्यू। अहम बात क्या है? अल्ताफ हुसैन का जानशीन कौन समझ रहा है खुद को और क्या बात हो रही है, ये एक अहम नुक्ता है। और हमारी एक बहुत बड़ी खबर की तस्दीक हुई है। वो तस्दीक क्या है? आज सिंध के कौम परस्त रहनुमा या जीडीए ने आफाक अहमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कही है, ये भी आज का मौजूद गुफ्तगू रहेगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक वीडियो जिसमें आफाक अहमद साहब ने एक बयान दिया था कि मैं 48 घंटे का वक्त दे रहा हूं, तब तक डंपर माफिया के लिए कवानीन मुरत्तब कर दिए जाएं और जो लोग भी डंपर के हादसात में जहाबाक हुए उन सबको मुआवजा दे दिया जाए। इस वीडियो को पाकिस्तान की मतलब सिंध की पुलिस ने हासिल किया और इस वीडियो को भेजा कहाँ गया है और किस काम के लिए भेजा गया है, ये आज मैं आपको बड़ी तहलका अंगेज इंकशाफ करूंगा। जब आज जज ने फैसला लिख दिया था तो लिखने के बाद उन्होंने फैसला क्यों नहीं सुनाया और उसे कल तक क्यों रखा गया है? इस फैसले में ऐसी कौन सी बात है कि जो बताई नहीं जा रही है, वो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। एक बहुत बड़ी खबर के जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये कि अल्ताफ हुसैन साहब का जानशीन कौन खुद को समझ रहा था और क्यों वो ये समझ रहा था कि मैं अब अल्ताफ हुसैन का जानशीन हूं, क्योंकि मैंने इस शहर में इतने तरक्याती काम किए और मुझसे ज्यादा बेहतर तो कोई अब लीडर है ही नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब को भी छोड़िए, मैं अब लीडर हूं। ये किसके लिए इस लफ्ज इस्तेमाल किए और किसने कहा है, ये बहुत अहम राज आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। और प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है या सिंध को, पूरे सिंध में आग लगाने का एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। जीडीए के बड़े रहनुमाओं ने आज खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नुक्ता है, इसे प्रोग्राम के आखिर में जरूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम जरूर देखिए। आगे की खबर आपको देता हूं और इस सब खबरों से पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, जरूर दबाइए, जरूर दबाइए। डरिए नहीं, जब मैं बात कहते हुए नहीं डरता तो आप क्यों डरते हैं? सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और जो हमारे चाहने वाले हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि भाई दूसरों से कहिए कि सब्सक्राइब करें। कब तक छुप छुप के देखते रहेंगे? सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आगे बढ़ते हैं, आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगाज करते हैं। मैंने कल अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको एक सनसनी खेज इंकशाफ किया था और मैंने आपको सनसनी खेज इंकशाफ ये किया था, इंकशाफ मेरा ये था कि आफाक अहमद साहब की एक बड़ी अहम मुलाकात होने वाली थी और उस मुलाकात से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मैंने आपको ये अर्ज किया था कि इस हवाले से पीर पगारा यानी जीडीए के एक बहुत अहम रहनुमा यानी कि पीर सदरुद्दीन शाह साहब ने बाकायदा राब्ता किया था आफाक अहमद साहब से और आफाक अहमद साहब के साथ राब्ता करके जीडीए के अहम रहनुमा जिसमें सफदर अब्बासी और दीगर लोगों को ये बात कही गई थी कि वो मुलाकात करें। उस मुलाकात के हवाले से, और वो मुलाकात होनी थी उसी रात को, आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार किया गया। मैंने आपको ये इशारतन बातें कही थी, लेकिन उसमें मैंने कुछ बातें और कही थी। कल गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब जो कि बहुत बड़े रहनुमा हैं, खास तौर पर सिंध के कई अजला में उनका काफ़ी असर रसूख है, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और मैंने कहा था कि ये दोनों एक ही सिलसिले की कड़ी नज़र आती है। उसमें जब ये बातचीत हो रही थी तो उस वक्त पीर सदरुद्दीन शाह से आफाक अहमद साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जो कैनाल का मामला है या दीगर मामलात हैं, जो कराची में पानी के मामलात हैं, उसमें हम आपके साथ अलायंस के तौर पर जाने के लिए तैयार है और दोनों साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे, लेकिन उसके लिए चंद शराइत थी। आफाक अहमद साहब ने सबसे पहली शर्त यह रखी थी कि डंपर माफिया के हवाले से आप गुफ्तगू करेंगे। जो दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो भी अगर अलायंस बनेगा उसमें जो कराची के महाजिर नौजवानों के साथ जो कोटा सिस्टम के हवाले से जो उनको उनका कोटा नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी आप आवाज़ बुलंद करेंगे। इन सब बातों पर पीर सदरुद्दीन शाह के से पहले जैन साहब जो कि साईं जीएम सैयद साहब के थे, उनसे भी बात हुई थी और उन्होंने इस पर इत्तफाक किया था। यह एक बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली थी।
आज हुआ ये, आज की मैं आपको ताज़ा खबर दे रहा हूं कि आज जीडीए, जो कि इस वक्त अपोजिशन का एक बहुत बड़ा इतिहाद सिंध के अंदर तस्वुर किया जाता है, जिसकी सरबराही खुद पीर पगारा साहब करते हैं और उनके साथ फहमीदा मिर्ज़ा, उसके साथ जो है वो सफदर अब्बासी, उसके साथ लियाकत जतोई, ये बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। इन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी हवाले से कहा जा रहा है कि गुलाम मुर्तज़ा जतोई और मुबैना तौर पर पीर सदरुद्दीन शाह साहब के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। उसमें यह बात भी कही जा रही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आफाक अहमद साहब को और गुलाम मुर्तज़ा जतोई की गिरफ्तारी को एक साथ जोड़ा गया है। सुनिए आप। आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि ये किसी तौर पे किसी भी कोई ऐसी वारदात आफाक अहमद साहब ने नहीं की थी। ये डंपर का जो इशू है इसको देखना चाहिए। सबसे पहले जनाब अपने रोडों को ठीक करें ना। वो डंपर जिस रोड पे चल रहे होते हैं वो रोड। जी जनाब, सुना आपने, ये 20 सेकंड का आपने क्लिप सुना। ये मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा था कि ये मेरी उस खबर की तस्दीक है जो मैं आपको कई दिनों से दे रहा था और आज उसकी तस्दीक हो चुकी है। अगर यहाँ पर आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी से जो चीज़ें, आज भी आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कराची में कई मकामात पर मुजाहिरे हुए, कहिए या ना कहिए, आफाक अहमद साहब के पास कुछ ना कुछ तादाद में या एक तादाद में स्ट्रीट पावर ज़रूर है जो सिंध के शहरी इलाकों के अंदर मौजूद है, जो उनके कहने पर काम करती है। इसी तरीके से पीर पगारा साहब के पास भी स्ट्रीट पावर बड़ी तादाद में मौजूद है और ये सब एक अलायंस की तरफ जाते जाते मामला क्या हुए हैं ये आपको बहुत बाद में सारी खबरों का अंदाज़ा होगा कि ये एक बहुत ही जो पानी के मसाइल, दीगर मसाइल के हवाले से एक अलायंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बन रहा था। अब अगर पीर सदरुद्दीन शाह साहब को FIR काटी जा रही है उनके खिलाफ और अगर ये गिरफ्तारियां अमल में लाने की कोशिश की जाती है तो इससे आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जो सिंध के देही इलाके हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है। और इस मूवमेंट के साथ साथ क्यों सिंध हुकूमत तमाम काम करना चाह रही है, ये बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर क्या वजह है कि जो एक पुरसुकून माहौल था कराची शहर का, सिंध के दीगर अजला का, उसमें क्यों हलचल पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और सिंध हुकूमत आखिर क्या चाह रही है। क्या उनके पास कोई और मामला नहीं है ताकि इससे वो अपने आप को हवा दे सके और हवा देने के बाद क्या मामला हो सके, ये एक अलग बहस है। लेकिन आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आफाक अहमद साहब की वीडियो का क्या मामला है, उनके फैसले में क्या चीज़ दर्ज की गई है, ये दर्ज की जा सकती है, क्या मामला हो सकता है। इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे अहम बात यह कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान के इस वक्त उन्होंने कहा है कि मैं चेयरमैन भी हूं और कन्वीनियर भी हूं। उन्होंने एक शख्स को इंटरव्यू दिया है और ज़ाहिर है अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मकबूलियत आपके सामने मौजूद है और ख़ुद वो जिन्होंने इंटरव्यू लिया उसकी मकबूलियत भी आपके सामने मौजूद है। तो कुल एक दिन में उसको 500 लोगों ने यूट्यूब पर देखा था। तो मैंने कहा इस पर बात करूं ना करूं, बात करूं ना करूं कि इसी को ही फिर हाइप मिल जाएगी। तो लेकिन चलिए बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस इंटरव्यू में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बंद लफ्ज़ों में इस वक्त की PSP यानी कि माजी की PSP और इस वक्त की मुस्तफ़ा कमाल साहब पर बड़ी ही कड़ी तनकीद की है और बंद लफ्ज़ों का भरपूर इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस 47 मिनट का जो पहला पार्ट है इंटरव्यू का, उस पहले पार्ट के अंदर, ये पहला पार्ट आया है और इस पहले पार्ट के अंदर उन्होंने जो बातें कही है वो चौंका देने वाली। इस पूरे पार्ट में वो अपनी तारीफ़ करते रहे और कहते रहे कि मैं तो 1979 से MQM का हिस्सा हूँ। चलिए वो तो हर शख्स को हक हासिल होता है कि वो बात करे, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू के अंदर वो फारूक सत्तार साहब की मेयरशिप की तारीफ़ करते रहे। उन्होंने एक बार नहीं कोई 7 से 8 जगह पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की मेयरशिप का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी किसी भी जगह पर भी मुस्तफ़ा कमाल साहब की मेयरशिप का जिक्र नहीं किया, बल्कि सन 2002 से परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उस दौर को उन्होंने तारीख तरीन दौर करार दिया और कहा कि सबसे बुरा दौर था MQM पर जो तरक्की के नाम पर किया जा रहा था। अब जो उन्होंने बड़ी बात कही है उस बात को ज़रा सा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन सन 2013 में और उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब के कुछ लोग अस खुद जानशीन अपने आप को समझने लग गए थे। लफ्ज़ इस्तेमाल किया है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, लफ्ज़ों के चुनाव के हवाले से बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वो अल्फाज का चुनाव इस कदर करते हैं कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। वो हर चीज़ का इंतखाब, ज़ाहिर है बहुत अरसे से सियासत में, 1979 से सियासत में, तो वो लफ्ज़ों को जानते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन बंद लफ्ज़ों में अपनी बात को कह देने का बड़ा फ़न जानते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के 2013 में ही बहुत सारे लोग अपने आप को अस खुद अल्ताफ़ हुसैन साहब का जानशीन समझने लगे थे और वो ये समझते थे कि जनाब जितने तरक्याती काम उन्होंने किए और वो किए हैं, अब उनके बाद वही उनके जानशीन हो सकते हैं।
ये बात उन्होंने किस पर कही है, आप मुझे बताइए। आपको मालूम है किस पर कही है उन्होंने बात? मुझे तो मालूम है, सही है। और किसके तरक्याती कामों का ढंढूरा सन 2017 सा रिवर्स कीजिए, सही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पर उन्होंने हाथ रखा है। आपको खुद मालूम है कि सर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और MQM के जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जो PSP से आया था, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब वालों के दरमियान ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी उस वक्त बहादुराबाद आते हैं जब वो लोग नहीं होते, और वो लोग जब आते हैं तब ये नहीं आते। वो एक बड़ी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है आजकल MQM के अंदर, बड़े बच्चे। तो जब बड़े बच्चे होते हैं तो उसके साथ आते हैं और नहीं आते। खैर ये इस्तेलाह फिर कभी, लेकिन नुक्ता क्या है? नुक्ता ये है कि एक ऐसी जगह पर इंटरव्यू देना कि जो इंटरव्यू करने वाले साहब थे उन्होंने फुल मौका दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बात करने के लिए, उन्हें पर चढ़ दौड़ कर आए, और उन्होंने जिस तरीके से बात की है इसका मतलब वाज़ेह तौर पर ये इशारा देता है कि MQM के हवाले से उन्होंने एक और बात भी कही कि भाई जो कुछ भी काम किया है वो आज तक किसी ज़ाती शख्स ने नहीं किया। जो शख्स ये कहता है कि मैंने ये तरक्याती काम किए, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, दर हकीकत वो सारे के सारे काम MQM के हैं। MQM के अलावा उनका कोई काम नहीं था। जिस शख्स पर बात हो रही है आप वाज़ेह तौर पर समझ गए, और जिसको कहा है कि वो खुद अपने आप को अल्ताफ़ हसन साहब का जानशीन समझ रहा था, और फिर 2013 में जब उन्हें साइडलाइन किया गया तो, और ये बात अल्ताफ़ हसन साहब को भी मालूम हो गई थी कि जनाब वो खुद अपने आप को खुद, ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया इन्होंने, खुद अपने आप को जानशीन कर रहे थे, वो अपने आप को जानशीन। जब उनको साइडलाइन किया तो ज़ाहिर है MQM का एक रिवाज है कि भाई वो सब साइडलाइन करती, साइडलाइन हो गया। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि जनाब मैं तो इतना काम, मेरा ये काम, मेरा वो काम, और मुझे साइडलाइन कर दिया है। तो फिर उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, लेकिन उसकी नाकामी हुई। इस नाकामी का जिक्र वो अगले पार्ट के अंदर करेंगे तो उसका भी जिक्र दूंगा। बंद लफ्जों में उन्हें किस पर इशारा किया है ये आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया हूँ। खैर नुक्ता ये नहीं है। तो ये एक वाज़ेह खबर ये दे रही है कि जो ताल्लुकात बेहतरी की तवक्कुआत की जा रही थी, ताहाल अब तक ये पॉडकास्ट इस बात का इशारा करता है कि ताहाल MQM में मामलात ठीक नहीं हुए हैं। इस वक्त गवर्नर सिंध साहब बाहर मौजूद है, और मैंने आपको जो खबर दी थी, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि वो जो इस वक्त UK के अंदर मौजूद हैं, वो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका एक बड़ा काम जो था ये मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, उस हवाले से उस पर वो गए हैं। और मेरी ख़बर की तस्दीक इस बात से भी हो रही है कि पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस वक्त वहाँ पर गए, और वो UK में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें भी कर रहे हैं, और उनमें कहीं ना कहीं पर कामरान टेसौरी साहब भी उन जगहों पर नज़र आने की इतलात गैर मुसद्दिक आ रही है। मुसद्दिका थोड़ी देर में आ जाएगी, तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। लेकिन ये इतलात जो मेरी थी, ये वाली ख़बर भी मेरी दुरुस्त साबित हुई है। जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ, जिस तरीके से दे रहा हूँ, वो दुरुस्त साबित हो रही है। अगली खबर मैंने आपको जो दी थी, या जो मामलात पर मैंने बात की थी, वो इस हवाले से थी कि जो GDA की बात हुई, मैंने GDA के हवाले से आपको बड़ी तफसील के साथ ये बताया था कि GDA में ये पूरी कहानी किस तरीके से एक होती जा रही है। और अब पीर सदरुद्दीन शाह साहब ने भी जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है GDA में, उन्होंने उसी बात को बयान किया है कि जनाब ये आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी का सिलसिला और ये दोनों एक ही। अब आई एक और ख़बर की तरफ। आज आफाक अहमद साहब की एक और समाअत हुई। आज 20 तारीख़ है, 20 तारीख़ को ये समाअत हुई। वक्त इस वक्त करीबन कोई 7 बजे का वक्त है जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 7 बजे करीब तक की सूरत हाल ये है कि आफाक अहमद साहब से जब आज वहाँ पर जज साहब आए और जज साहब से पूछा कि भाई इनका जो, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 केसेस हैं, 2 मुकदमात हैं, लेकिन उन 2 मुकदमात की भी 2 अलग अलग पार्ट हैं। एक वो पार्ट है जो आफाक अहमद साहब से रिलेटेड है, और एक पार्ट वो है कि जिन लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। जो पार्ट आफाक अहमद साहब से रिलेटेड इस FIR में, उसमें पुलिस का दावा यह था कि आफाक अहमद साहब के कहने पर इन्होंने ये बात जलाई, और पुलिस ने इस हवाले से कहा था कि जो एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। जबकि FIR के अंदर ये दर्ज था कि जो लोग पकड़े गए उन्होंने कहा कि हमने आफाक अहमद साहब ने हमें ये करने के लिए कहा था। अब पुलिस ये दोनों बातों को साबित नहीं कर सकी है, तो अब पुलिस ने ये कहा कि जनाब हमने उस वीडियो को फोरेंसिक करवाने के लिए पंजाब में भेजा है। अच्छा, किसी भी वीडियो की वेरिफिकेशन के लिए या उस वीडियो की ओरिजिनल है या नहीं है, उसके लिए पंजाब के अंदर एक लैब ज़रूर बनी है कि जो वीडियोज़ को ये मालूम करती है कि ये ओरिजिनल है या एडिटेड वीडियो है। तो ये पंजाब ने फोरेंसिक के लिए गई हुई है। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि जनाब इसमें आपको कोई शवाहिद मिले कि जिसमें उन्होंने जलने गिरने की बात की। तो जो IO साहब थे उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे इसमें कोई शवाहिद नहीं मिले कि इसमें उन्होंने जलाने का कहा है, लेकिन वीडियो को हमने फोरेंसिक के लिए पंजाब ज़रूर भेज दिया है। उसके बाद जो आफाक अहमद साहब के वकील थे उन्होंने कहा कि भाई ये जितने भी दावे कर रहे हैं ये तमाम के तमाम सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों पर कर रहे हैं। इसमें पुलिस ने के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है कि जनाब कहीं पर भी आफाक अहमद साहब ने जलाओ घेराव का कहा हो। उसके बाद दोनों के बातें सुनने के बाद
जो जज साहब हैं उन्होंने फौरी तौर पर ये हुक्म सादिर, उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है तो इसका हम अब फैसला सुना देते हैं। तो आफाक अहमद साहब के जो वकला थे उन्होंने कहा कि आप फैसला अभी सुना दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं जी एक दिन और ठहर जाइए। अच्छा, जो अब ज़्यादा दहशतगर्दी का अदालत नंबर 6 है उसमें वहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस वक्त आफाक अहमद साहब के कारकुनान भी बाहर मौजूद थे जो इस फैसले का इंतज़ार कर रहे थे कि फ़ैसला क्या आता है और किस तरीके का आता है। अब मामला यहाँ पर एक और भी है। आफाक अहमद साहब का मामला अगर हम GDA के रिस्पेक्ट से देखें और दीगर हवालों से देखें तो ये मामला आसान नज़र नहीं आ रहा है और बहुत सारे लोगों को ये तवक्कुआत है कि जनाब आफाक अहमद साहब की हो सकता है कि इन 2 मुकदमात में, क्योंकि कोई शवाहिद मौजूद नहीं है तो फौरी तौर पर ज़मानत हो जाएगी। लेकिन ये 2 मुकदमात हैं। एक और मुकदमा भी उनके ऊपर डाला गया है सुजानी टाउन के अंदर, वो ATC की कोर्ट यानी इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत के अंदर मौजूद है और वो मुकदमा भी है। तो क्या जिस तरीके से इस वक्त गुलाम मुर्तज़ा जतोई पर एक मुकदमा था, उन्होंने उसकी ज़मानत करवा ली थी लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया, फिर अब उनके ऊपर 2 मुकदमात और दर्ज कर दिए गए, तो क्या आफाक अहमद साहब पर मज़ीद मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और क्या मज़ीद उनके खिलाफ FIRs दर्ज करवाई जाएंगी या पुरानी FIRs के हवाले से उनको किया जाएगा? क्योंकि जो पैटर्न चलता हुआ नज़र आ रहा है वो पैटर्न तो यही नज़र आ रहा है कि जनाब फ़िलहाल आसानी के कोई मौके नहीं है और उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो क्या गुलाम मुर्तज़ा जतोई की तरह, जिस तरह इस बात को बताना इसलिए ज़रूरी था कि जिस तरीके से वहाँ पर ये मामला चल रहा है, जिस तरीके से क्या नाम है उनका, इमरान खान के मुतल्लिक चल रहा है, क्या ये मामला भी उसी तरीके से चलेगा? अब कल जज के फैसले के बाद ये मामला होगा कि जज जब फैसला देता है क्या उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखता है, ज़मानत देता है या केस को ख़त्म करते हैं, या फिर ये होता है कि उनके खिलाफ कोई दूसरी FIRs दर्ज कर उन्हें अंदर ही रखने का मंसूबा बनाया जाता है। क्योंकि इसकी एक पैटर्न मिसाल मिल रही है जो गुलाम मुर्तज़ा जतोई के साथ, जो पीर सदुद्दीन शाह साहब के साथ हो रहा है या जो कुछ भी वहाँ मामला हो रहा है, तो क्या उसी का ही पैटर्न वहाँ पर आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, अब तक के लिए जो आज शहर में बड़ी खबरें हुई हैं वो यही हैं। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए अनीस मंसूरी को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आखिर में फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।